आज का हमारा टॉपिक है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। पिछली बार हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स में कि जब कोई आवेश जैसे धनावेश है बाहर रखा हुआ है और उससे बल रेखाएं निकल रही हैं जो किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता था। जब पृष्ठ के बाहर आवेश रखा होता था तो किसी पृष्ठ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होती थी तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हमारा निकलता था φ=E.A। कब? जब हमारा ये क्षेत्रफल जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर गॉस के नियम में क्या है कि जो हमारा आवेश है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर रखा हुआ है और संपूर्ण बल रेखाएं जो हैं इस पृष्ठ क्षेत्रफल से बाहर निकल रही हैं। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, φ=Q/ε0। तो गॉस की प्रमेय में क्या है, जो हमारा संपूर्ण आवेश है वो क्या है, किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित होगा। और जो हमारा सिंपल हमारा वैद्युत फ्लक्स निकलता था पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, φ=E.A। अब यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर इस क्षेत्रफल का पूरा मान हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद में जो हमको वैल्यू प्राप्त होगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हमें वैल्यू यही निकल के आएगी। बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर आवेश बाहर रखा हुआ है क्षेत्रफल से और इसके लिए ये सूत्र हमारा लग जाएगा। लेकिन जब कोई आवेश जो है किसी बंद पृष्ठ में रखा हुआ है तो उससे हमें ये सूत्र निकल के आ जाएगा। जब इसका मान रखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल का तो φ=Q/ε0 निकल के आएगा। तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है बस यही हमारी गॉस की प्रमेय है। इसमें आवेश जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होता है। इस चित्र में देखिए कोई धनावेश जो है बीचों बीच रखा हुआ है, उससे बल रेखाएं चारों दिशा में सममित रूप से निकल रही हैं। अभी हम कोई एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसमें ये आवेश क्या है, एक कोने पर उपस्थित होगा, बीचों बीच उपस्थित नहीं होगा। तो बल रेखाएं आपको इससे पता चलेंगी कि उनकी संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर देखिए धन आवेश जो है इस गोले के इस बिंदु पर उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बल रेखाएं क्या है, पास पास हैं। वही चित्र है, हमने बस इसको थोड़ा यहाँ से रेखाएं ये काट दी हैं, यहाँ से गोला बनाया हुआ है जिससे आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखेगा किस जगह पर क्या है, रेखाएं दूर दूर हैं, जबकि वही चित्र है, वही रेखाएं खिंची हुई हैं। जब आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, बल रेखाएं पास पास हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो रेखाएं पहले बाहर निकल रही उतनी रेखाएं उतनी संख्या में अभी बाहर निकल रही हैं। यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, चाहे आवेश इस कोने पर उपस्थित हो या इस कोने पर उपस्थित हो, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, φ=Q/ε होता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए आवेश जो है Q है, बराबर ही है। तो आवेश चाहे कहीं पर भी रखा हो तो उस गोले से निकलने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी कोने पर भी उपस्थित हो। लेकिन इस गोले पर उपस्थित विभिन्न बिंदुओं पर वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, 1/r² के अनुक्रमानुपाती या फिर r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर r बढ़ती जाएगी, वहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। लेकिन जो उससे निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या है, सिर्फ हमारे आवेश पर उपस्थित करता है, पर निर्भर करता है। यानी कि बंद पृष्ठ पर कितना आवेश उपस्थित है, बंद पृष्ठ पर कितना आवेश उपस्थित है, Q। इसका कोई स्थान नहीं है, चाहे इस कोने पर हो या इस कोने पर हो, बल रेखाएं उतनी ही निकलेंगी। बस अंतर ये हो जाएगा, यहाँ पास जो है बल रेखाएं अधिक होंगी, यहाँ पर बल रेखाएं दूर होंगी, यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। दूरी से भी अगर हम लेके चलें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र से तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा और यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा अधिक होगी, यहाँ से कम होगी। लेकिन जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, उसकी मात्रा क्या होगी, Q/ε0। इसीलिए क्या है कि हम गॉस के नियम से विभिन्न बिंदुओं पर, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हम पृष्ठ का निर्माण करेंगे जिसका क्या होगा, जैसे मान लिया कि हमने ये एक पृष्ठ बनाया, तो ये पृष्ठ इसे हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ की क्या कंडीशन होगी कि ये जो पृष्ठ है इसमें जो आवेश उपस्थित है, जैसे यहाँ पर ये धन आवेश है Q, ये बीचों बीच उपस्थित होना चाहिए। अब
इस वृत्त के लिए इसके पृष्ठ पर चारों ओर की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो इस प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। तो इस पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है और कैसी होती है, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर अगर हम कोई वो पृष्ठ लें तो ये रेखाएं देखेंगे तो इस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होंगी। तो यही हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना इसलिए की जाती है क्योंकि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, जो हमारा बिंदु आवेश होता है उससे समान दूरी पर होता है और ये क्या होता है, वृत्तीय होता है या गोलीय होता है। इसका कारण ये है कि जब इससे कोई बल रेखा निकलेगी तो वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, जिससे क्या है हमारा जो फाई है वो क्या होता है, फाई इजकल टू हमारा जो फाई होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, हमेशा कॉस, यहाँ पर जो थीटा है वो हमेशा हमें शून्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा उसकी दिशा क्या होती, लंबवत बाहर की ओर। वैद्युत बल रेखा की दिशा भी लंबवत बाहर की ओर है, तो यहाँ पर क्या है, हमको शून्य मिलेगा। तो इसलिए जो गॉसियन पृष्ठ है उसके लिए हम क्या होता है कि वह आवेश से समान दूरी पर उपस्थित हो और उससे निकलने वाली बल रेखाएँ एक बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर पृष्ठ से, तो वह पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉस ने अपनी कल्पना की है, उसमें गॉसियन पृष्ठ भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे समझ तो इसमें आप पूरा गए हैं। तो हम आते हैं गॉस की प्रमेय पर। अब देखिए गॉस की प्रमेय में क्या था कि संपूर्ण आवेश जो है किसी पृष्ठ के अंदर रखा हो, उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और जो हमारा पृष्ठ है वो क्या होता है, बंद होता है, बंद पृष्ठ। अब इसमें ये तो दिया नहीं है कि आवेश कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या है, उस आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही इसकी परिभाषा है। परिभाषा देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। या फिर वही बात है, ऐसे बस भाषा जैसे बदल दें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही हमारी गॉस की प्रमेय है। गॉस का फॉर्मूला ये है। अब इसका निगमन जो है वो हम करेंगे आगे अगले पेज पर। तो इसे आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सिंपल है। गॉस का नियम का है, बस उसमें रखा पूरा विद्युत आवेश और निर्वात विद्युतशीलता का अनुपात है। आप ये फॉर्मूला याद कर लें ऐसे, तो यही आप गॉस का नियम है और इसे आप भाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लिया कि यदि किसी बंद पृष्ठ ए, अब यहाँ पर जो बंद पृष्ठ ए लेके चले हैं हम, लेकिन इस सूत्र में कहीं ए लिखा नहीं है। इसका मतलब पृष्ठ हमारा बंद है, लेकिन वह चाहे सूक्ष्म स्थान पर हो या बड़े स्थान पर हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्रफल बना हुआ है ये इस प्रकार से बना हुआ है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान और इस बड़े गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान एकदम बराबर होगा। जैसे अगर हम कोई अन्य वृत्त खींचते हैं जैसे कि इस प्रकार से, तो इससे भी गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, क्यू इजकल टू फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सिर्फ आवेश दिया हुआ है, यानी कि जो आवेश है इस क्षेत्र के अंदर रखा होना चाहिए। अब क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना भी हो, उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स समान हो, क्योंकि आप देख रहे हैं बल रेखाएं यही हैं। चाहे ये पृष्ठ ले लें, इससे गुजरने वाली बल रेखाएं यही हैं, चाहे ये ले लें ये वाला, और चाहे आप ये गोल वाला ले लें, समान बल रेखाएं गुजर रही हैं। बस अंतर इतना होगा कि अगर इसके पास रखा हुआ है तो यहाँ पर क्षेत्र अधिक होगा, जो इतना पास होगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी वहाँ पर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कम होगा। लेकिन जो फाई है हमारा वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ही रहेगा। तो हमारे गॉस का सूत्र क्या बनता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमारे गॉस का नियम है। शब्द में इस प्रकार से लिख दिया शब्दों में, और ये इसका गणितीय रूप है, सांकेतिक रूप है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स की पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी, वो क्या थी कि बंद पृष्ठ ए से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या है, उस अगर हमने अवयव लिया था छोटा अवयव, क्यों लिया था, क्योंकि छोटे अवयव से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बिल्कुल समान होता है,
इसलिए हमने छोटा अवयव लिया था। तो ये यहाँ पर बंद पृष्ठ है, इसलिए ये बंद का चिन्ह लगा हुआ है समाकलन पर। तो अब अगर इसका हम समाकलन कर देंगे पूर्ण रूप से तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो क्या है कि विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा दी हुई थी उसका समाकलित रूप है हमारे गॉस का नियम। जब हम इसे समाकलित कर देंगे तो हमें ये नियम प्राप्त होगा, यही वैल्यू प्राप्त होगी, ये है हमारा गॉस का नियम। और यहाँ से ये बंद पृष्ठ हटा दें तो क्या है कि हमारा कोई पृष्ठ किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, लेकिन जब बंद पृष्ठ लगा दिया तो जो हमारा आवेश है जिससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसमें बंद पृष्ठ में उपस्थित है। तो इसका यही मतलब निकलता है, जब बंद पृष्ठ में उपस्थित है तभी हमारा गॉस का नियम लागू होगा, अन्यथा हम सामान्य इस प्रकार के नियम से ही विद्युत फ्लक्स प्राप्त करेंगे। अगर हमारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पृष्ठ अगर बंद है तो हम आसानी से ये वाला नियम लगा देंगे, गॉस का नियम। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा आवेश है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होना चाहिए। अब देख गॉस के नियम की उत्पत्ति के बारे में हम आते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक हम बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो कि क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है। अगर हम वृत्तीय ले लेते तो उसमें क्या है, क्षेत्रफल की दिशा और ये दिशा एकदम समान हो जाती, तो उसमें समझाने कुछ नहीं होता, सीधा सीधा लिख देते ई ए। अब यहाँ पर क्या है, हमको समझना है कि पृष्ठ हमारा कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो यह नियम क्या है, हर प्रकार के पृष्ठ के लिए लागू हो रहा है। तो इसमें हमने ये पृष्ठ बनाया है जो कि टेढ़ा मेढ़ा है। यह जो बिंदु ओ है इस पर धन की आवेश उपस्थित, धन की आवेश है, इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी बाहर की ओर है। और जो बिंदु ये पी है, यहाँ पर कोई पृष्ठ है उपस्थित जिसका क्षेत्रफल है डी ए और जिसकी दिशा क्या है, ये तिरछा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तिरछा पृष्ठ है। तो इसकी दिशा क्या होगी, इससे लंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पर ये जो बना हुआ है डी ए लिखा हुआ है। तो इनकी इस पृष्ठ की बिंदु ओ से दूरी कितनी है, आर। और अब जो देख रहे हैं क्षेत्रफल तो हमारा तिरछा रखा हुआ है, लेकिन इसका लंब जो है डी ए सदिश है, तो इसके बीच का और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो अब हम पढ़ चुके हैं, वही हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है कि माना धन की आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है और ये बिंदु ओ पर उपस्थित है। बंद पृष्ठ पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल डी ए है, ये छोटा सा क्षेत्रफल बना हुआ है डी ए है, जिससे बाहर की ओर धन की आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ओ से पी की ओर ये जा रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर की ओर है। और डी ए जो है, डी ए वेक्टर इससे अभिलंबवत बाहर की ओर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ई और डी ए के बीच का कोण कितना निकल के आ रहा है, थीटा। तो अब हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आते हैं कि इस अल्प अवयव के निकाल रहे हैं। तो हमारा अल्प विद्युत फ्लक्स क्या है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि इन दोनों का अदिश गुणन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत बाहर की ओर जाता है। तो इसका जो घटक है इस दिशा में ले लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे और पृष्ठ कैसा हो जाएगा, लंबवत। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल डी ए है इसे हम इसके क्षेत्र घटक में वाई करते हैं। ये जो घटक है डी ए कॉस थीटा इस दिशा में और डी ए साइन थीटा इस दिशा में। तो हमारा इस दिशा में जो विद्युत फ्लक्स यहाँ इस दिशा में निकलेगा वो क्या होगा, ई डॉट डी ए, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए हमने ई की वैल्यू रखी है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान। अब बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान के लिए हमने ये सूत्र रख दिया है 1/4πε0 Q/r²। ये हम जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब इसकी वैल्यू रखेंगे Q/4πε0 और ये डी ए कॉस थीटा के नीचे r² हम रख देंगे तो ये क्या है, हमारा घनकोण का सूत्र बन के आ जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, कैसा ही कोई बंद पृष्ठ हो, उसके द्वारा जो घनकोण बनता है उसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 4π। अब यहाँ पर ये अल्प क्षेत्रफल लिया हुआ है, क्या है यहाँ पर डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा अपना r² क्या होगा, कोई अल्प घनकोण बनेगा, इसका मान क्या होगा, डी ओमेगा। और ये संपूर्ण बंद पृष्ठ हैं, कोई ऐसा भी बंद पृष्ठ हो, तिरछा, गोल या टेढ़ा मेढ़ा, अब पृष्ठ बंद है तो उस बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण का संपूर्ण मान क्या होता है, 4π। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4π। तो यहाँ पर आगे आते हैं डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। इसको हम डी ओमेगा लिख देते हैं
घनकोण की परिभाषा है ये। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका समाकलन कर देते हैं। हमने कहा था ये वैद्युत फ्लक्स का समाकलित रूप है, तो इसका समाकलन कर दिया पूरे पृष्ठ के लिए। ई डॉट डी ए ये हमारा नियतांक है, क्योंकि आवेश का मान स्थित है, ये भी स्थित है, तो ये क्या है, नियतांक है। तो हम जो है डी ओमेगा का समाकलन करेंगे। अब बंद पृष्ठ चाहे कैसा भी हो, हमने चित्र में बनाया था टेढ़ा मेढ़ा, या गोल हो या गोल कैसा भी हो, घनाकार हो, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना रहता है, हमेशा 4 पाई ही रहता है। तो जब हम इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, फाई इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई से 4 पाई कट गए, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। ये क्या है, हमारे वैद्युत फ्लक्स का समाकलित रूप है। जब कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उस गोले के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश। अभी हमने बताया था कि आवेश चाहे इस कोने में उपस्थित हो, चाहे इस कोने में, चाहे इस कोने में, किसी भी कोने में अगर आवेश उपस्थित है तो भी हमारा सूत्र यही रहेगा, कितना, फाई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारी गॉस की प्रमेय हो गई। अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई एक आवेश उपस्थित था किसी एक कोने में या कहीं पर भी, उसकी कोई स्थिति निर्धारित नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, कुछ धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक हैं, एट रैंडम कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो उसके द्वारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इन संपूर्ण आवेशों के बीजगणितीय योग, क्योंकि आवेश क्या है, अदिश राशि है, तो इसका जो योग होगा वो कैसा होगा, बीजगणितीय होगा, यानी अदिश विधि से जोड़ लिया जाएगा। सिंपल Q1 Q2 Q3 Q4 चिन्ह सहित इन्हें जोड़ लिया जाएगा, तो इनका जो बीजगणितीय योग है वो होगा। तो सीधा हमारा शब्दों में हमने समझ लिया कि आवेश जो है कहीं पर भी उपस्थित है और इनका बीजगणितीय योग है, क्योंकि आवेश कैसी है, अदिश राशि है। तो इसे हम सीधा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और जैसे अगर हम हमने सूत्र का निगमन किया था फाई का, तो हम प्रत्येक अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालें और उन सब का योग करते हैं। जैसे यहाँ पर है फाई 1 Q1 आवेश के कारण, फाई 2 Q2 के कारण, Q3 कारण, Q4 Q5, इन सभी के आवेशों के कारण ऐसे वैद्युत फ्लक्स को उत्पन्न हो रहा है, फाई 1 फाई 2 फाई 3। तो इन्हें सबको हम, अब देखिए फाई जो था वो क्या था, अदिश राशि थी, पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्या है, ई और ए का अदिश गुणन है। तो फाई है हमारी अदिश राशि, तो इसे हम अदिश विधि से आराम से जोड़ देंगे चिन्ह सहित। तो क्या निकल के आएगा, फाई 1 Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 Q5, आराम से हमने जोड़ दिया। तो हमने देखा कि एप्सिलॉन जो है सबके नीचे है, हमने अलग निकाल लिया और आवेश का हमने बीजगणितीय योग कर दिया। तो कितना निकल के आया, फाई इजकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि आवेश कहीं पर भी उपस्थित है, कैसे भी उपस्थित है, किसी प्रकार का धन है, ऋण है, तो सब आवेश हमने जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए, क्योंकि आवेश कैसी है, अदिश राशि है, तो आसानी से जोड़ लिया। और इस प्रकार जो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश कितना हो गया हमारा, सिग्मा क्यू और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर हो गया। इन संपूर्ण आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। बिल्कुल सरल है, भाषा में ही आप समझ गए होंगे। अब ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, धनावेश के कारण वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, बाहर की ओर बल रेखाएं जाती हैं, और ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर आती हैं, तो इसके कारण वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक। अभी देखिए, जब धनावेश अंदर था तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक था, ऋण आवेश अंदर था तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक था। अब जैसे कोई आवेश बाहर उपस्थित है, तो किसी पृष्ठ के द्वारा, जैसे बाहर उपस्थित, किसी पृष्ठ से बाहर उपस्थित है, तो उसके द्वारा यहाँ पर कोई वैद्युत फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है। यहाँ से बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स धनात्मक है, क्योंकि अंदर के लिए ऋणात्मक, बाहर के लिए धनात्मक। तो इस संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। अब आप देख रहे हैं जितना कि वैद्युत बल रेखाएं जितनी यहाँ से प्रवेश कर रही हैं उतनी यहाँ से निकल रही हैं। बस ये है अंतर कि यहाँ का क्षेत्रफल कम है, यहाँ का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन जितनी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं उतनी ही आराम से बाहर निकल रही हैं। तो यानी जितना वैद्युत फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो क्या है कि इन दोनों का अगर हम जोड़ लें, कितना वैद्युत फ्लक्स अंदर आ रहा है, कितना बाहर आ रहा है, उनका योग कर दें, तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो क्या होगा कि इससे के अंदर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन जितना अंदर आ रहा है इसके लिए ऋण चिन्ह आ जाएगा, इसके लिए धन चिन्ह आ जाएगा बाहर के लिए, तो मान दोनों का बराबर ही रहेगा।
तो क्या है, जो हमारा टोटल आएगा वो शून्य है। तो हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, यदि कोई आवेश पृष्ठ से बाहर उपस्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसे हम पढ़ते हैं जैसे, यदि बिंदु आवेश धन q बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है, ये बिंदु आवेश है, पृष्ठ से बाहर स्थित है। अब माना बिंदु आवेश धन q बंद पृष्ठ ए से बाहर बिंदु O पर उपस्थित है। बिंदु O को केंद्र मानकर बंद पृष्ठ पर खींचा गया शंकु। अब यहाँ पर ये दो रेखाएं निकल रही हैं, ये क्या है, हम 2D में प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे क्या है, एक शंकु का निर्माण होता हुआ जाता है। क्योंकि टॉर्च के आगे क्या होता है, छोटा सा शीशा लगा होता है, वहाँ से निकलती है प्रकाश और फिर वो धीरे धीरे क्या है, फैलता जाता है। तो वो क्या होता है, एक शंकु का निर्माण करता है। तो उसका जो आगे का क्षेत्रफल होगा कम और बाहर जाते जाते उसका क्षेत्रफल शंकु के आकार की तरह बढ़ता जाएगा। तो ये खींचा, एक शंकु खींचा है बिंदु O केंद्र मानकर, जो क्या है, इस पृष्ठ पर DA1 क्षेत्रफल काटता है और इस पृष्ठ पर DA2 क्षेत्रफल काटता है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का मान अलग अलग है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इनके द्वारा जो कोण अंतरित हो रहा है इस पर घन कोण, वो कितना होगा, बराबर होगा, एकदम समान। तो इनके द्वारा जो अंतरित घन कोण है, ये देखिए DA1 द्वारा क्या है, D ओमेगा, DA2 द्वारा भी D ओमेगा। तो इनके द्वारा ये अंतरित कोण कितना है, एकदम समान है। तो बस इसी घटक का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा कि जो यहाँ से हमारे गुजर रहा है φ1 = φ2, यहाँ पर चिन्ह ऋण होगा, यहाँ पर धन होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या है, क्योंकि दोनों द्वारा अंतरित घन कोण समान है, अतः क्षेत्रफल DA1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, φ1 की वैल्यू क्या होगी, Q/4πε0 D ओमेगा। यह अभी सूत्र हमने पहले पढ़ा था, उसी के हिसाब से है। देखिए सूत्र, यहाँ पर देखिए ये सूत्र था, इसमें हमने क्या थी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान रख दिया था और DA cos θ/r², यहाँ से क्या था, D ओमेगा। तो हमारा ये सूत्र बन के आया था कि φ = Q/4πε0 D ओमेगा। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके द्वारा क्या है, दोनों हमारे घनकोण समान निकल के आएंगे। यहाँ पर देखिए φ1 = Q/4πε0 D ओमेगा इसके लिए, और क्षेत्रफल DA2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है, Q/4πε0 D ओमेगा। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक, क्योंकि ये अंदर की ओर जा रही हैं बल रेखाएं, और यहाँ पर धनात्मक हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, इसमें हम चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी है, एकदम समान है। इस प्रकार संपूर्ण फ्लक्स φ1 + φ2 = 0, यानी कि बंद पृष्ठ से बाहर जब कोई आवेश उपस्थित है तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। जो अंदर जा रहा है वही बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, एकदम 0। इस प्रकार से निष्कर्ष पर आते हैं हम कि बिंदु O से खींचे गए समस्त शंकुओं के लिए सत्य है यह बात। जैसे कोई भी शंकु खींचा जाए किसी प्रकार से, अब ये मान लिया जैसे विद्युत बल रेखाएं एकदम समांतर जा रही हैं इस प्रकार से, तो भी इसके द्वारा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 है, और इसके लिए विद्युत फ्लक्स धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और ये समस्त शंकुओं के लिए सत्य है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर देखिए आवेश जैसे विभिन्न स्थानों पर रखे हुए हैं, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इससे यहाँ पर कोई शंकु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर शंकु का निर्माण हो रहा है, इसके द्वारा यहाँ पर और यहाँ पर रखा हुआ, तो ऐसे शंकु निर्माण हो रहा है, या किसी और प्रकार से शंकुओं का निर्माण हो रहा है, ऐसे कोई भी शंकु का निर्माण हो रहा है। तो प्रत्येक प्रकार के शंकु के लिए जो जितना विद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, जितना यहाँ से गुजरेगा उतना ही यहाँ से निकल जाएगा, यानी प्रत्येक शंकु के लिए ये बात सत्य है। तो ये विद्युत फ्लक्स का हमारा पूरा टॉपिक गॉस की प्रमेय वाला पूरा क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।